आज नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव तथा कर्क एवं मकर रेखा का निर्धारण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चूंकि अभी अक्षांश का सीरीज चल रहा है, इसीलिए अक्षांश में सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश में कर्क एवं मकर रेखा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मूल कारण यह है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर सीधी नहीं रहते हुए अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हुई है और अक्षीय झुकाव के कारण अपने मूल कक्षा से यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो उक्त परिस्थिति में पृथ्वी का उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इस रूप में है। अगर पृथ्वी इस रूप में रहती तो सीधी रहती, लेकिन पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस झुके होने के कारण पृथ्वी का सूर्य की जब परिक्रमा की जाती है तो कभी 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के रूप में यहाँ अवस्थित है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में यहाँ अवस्थित है। तो उस स्थिति में साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे हिंदी में कर्क रेखा और अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। आखिर पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से कर्क एवं मकर रेखा का संबंध क्या है? तो कर्क एवं मकर रेखा का संबंध पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से यह है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा वर्ष भर में करती है तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध उसके ठीक सामने होता है और उत्तरी गोलार्ध का जो कर्क रेखा होता है वो ठीक सूर्य के सामने होता है। और फिर जब 6 महीने बाद अर्थात 22 दिसंबर को मकर रेखा ठीक सूर्य के सामने होता है और पृथ्वी के तुलना में जो सूर्य की सीधी किरणों का प्रभाव क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच के क्रम में ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर के बाद उत्तरी ध्रुव तक और 23.5 डिग्री दक्षिण के बाद दक्षिणी ध्रुव तक में कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। वर्तमान चित्र में हम पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमण मार्ग को देख रहे हैं, साथ ही पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा को भी देख रहे हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा घूर्णन करती है, पश्चिम अक्ष पर घूर्णन भी करती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा जो है वो पश्चिम से पूर्व भी करती है। तो रिवोल्यूशन एंड रोटेशन दोनों वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है। तो मूल बात है कि किस तिथि को पृथ्वी कहाँ पहुंचती है। ये जो पोजीशन है ये 22 दिसंबर का है और ये जो पोजीशन है वह 21 जून का है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और 22 दिसंबर को वह मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को जब पृथ्वी यहाँ रहती है तो सूर्य की किरणें सीधे जो है वो कर्क रेखा पर पड़ती है। फिर 6 महीना बाद जब 22 दिसंबर को इस डायरेक्शन में आती है तो मकर रेखा जो है
वो सूर्य के सामने आता है। तो कर्क एवं मकर के बीच सालों भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। अब हम इसको ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं कि ग्लोब 23.5 डिग्री के अक्ष पर इस झुकाव के साथ, या ऐसे देखिए इसको, इस झुकाव के साथ रहने पर उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने पड़ता है और कर्क रेखा ठीक 21 जून को इनके सामने रहता है। फिर घूमते 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 परिक्रमण करते करते जब सूर्य के सामने दक्षिणी गोलार्ध आ जाता है तो 22 दिसंबर को मकर रेखा ठीक इसके सामने। इस चित्र के माध्यम से हमने 3 रेखा के क्रम में विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों को दिखाते हुए यह बताया है कि जब 22 दिसंबर होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है। फिर सूर्य उत्तरायण, नॉर्थवर्ड मूवमेंट उनका शुरू होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ही मकर रेखा से धीरे धीरे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में 21 मार्च को 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा पर पहुंचती है। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। पुनः उससे उत्तरी गोलार्ध की ओर, उत्तरायण की ओर जाते जाते 21 जून तक वह कर्क रेखा तक पहुंचती है। पुनः 21 जून के बाद कर्क रेखा से यह दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करते हुए 23 सितंबर को पुनः विषुवत रेखा पर पहुंचती है। 23 सितंबर को सीधी किरण के साथ फिर वह जो है वह दक्षिण की ओर बढ़ते क्रम में पुनः 22 दिसंबर को वह मकर रेखा पर पहुंचती है। तो 21 जून से पुनः 22 दिसंबर और फिर 22 दिसंबर से पुनः 21 जून का जो क्रम है वह उत्तरायण की ओर 6 महीने का काल और दक्षिणायन की ओर जो 6 महीने का काल होता है, इसमें सीधी किरणों का प्रभाव 21 जून से 22 दिसंबर के बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ही पड़ता है। तो इसके अन्य प्रभाव में सर्वाधिक इंसोलेशन अर्थात सूर्यातप प्राप्ति का क्षेत्र यही होता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश में, निम्न अक्षांश में तापीय प्रभाव 30 डिग्री अक्षांश तक हमने दिखाया था। मूल रूप से यह कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य के सीधी किरणों के प्रभाव से यह तापीय कटिबंध में उष्ण तापीय कटिबंध हो जाता है। इसी चित्र के माध्यम से हम 2 शब्द या 2 टॉपिक को समझ सकते हैं। पहला है विषुव, जिसको अंग्रेजी में इक्विनॉक्स कहते हैं, और दूसरा है संक्रांति, जिसको कि अंग्रेजी में सॉल्स्टिस कहते हैं। विषुव भी 2 प्रकार के होते हैं, वसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स और शिशिर विषुव ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का तात्पर्य होता है कि जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि 22 दिसंबर से सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन प्रारंभ होता है तो 21 मार्च को यह विषुवत रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है। तब विश्व में, पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 2 तारीख को होता है, एक 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च सूर्य के दक्षिण से उत्तर की ओर गमन के क्रम में विषुवत रेखा पर सीधी किरणों के प्रभाव से दिन और रात बराबर होते हैं, जबकि 21 जून से दक्षिण की ओर जाते हुए सूर्य 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी किरणों के प्रभाव के बाद पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ये हो गया विषुव के 2 प्रकार। अब हम देखते हैं संक्रांति या सॉल्स्टिस के 2 प्रकार। जब कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है उसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति या समर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो उसी तरह से जब 22 दिसंबर को
सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है तो उसे मकर संक्रांति या शीत संक्रांति या विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। आखिर कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति का तात्पर्य यह होता है कि जब सूर्य की किरणें 21 जून पर सीधी पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और उसी प्रकार जब यह 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, तो जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को जब सबसे बड़ा दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध के 21 जून में सबसे छोटा दिन होता है। ये तार्किक रूप से समझने की जरूरत है कि आखिर सूर्य की अवस्थिति कहाँ रहेगी तो पृथ्वी पर दिन और रात का आकार क्या होगा। प्रश्न में उलझन पैदा होता है, आदमी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता। आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी बीच में सूर्य रहेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर समान दिन और रात होगा। अगर 21 जून की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल है तो तय मानिए कि वहां सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात होगी। कंपैरेटिव स्टडी यही करके ध्यान रखना है। और जब 22 दिसंबर को यह मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी तो तय मानिए कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होगा और यहाँ दिन की लंबाई अधिक और रात की लंबाई कम हो गई। फलस्वरूप जो है ये तुलनात्मक रूप से प्रश्नानुसार फंसाने का प्रयास करता है कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा या छोटा होगा। मतलब जब तक 22 दिसंबर में आप सूर्य की स्थिति का आकलन नहीं करेंगे तब तक आप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल और दिन का छोटा होना नहीं पता कर पाएंगे। उसी तरह प्रश्न में पूछ देगा कि जब सूर्य कर्क संक्रांति की अवस्था में रहेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई क्या सर्वाधिक होगी या सबसे छोटी होगी। तो उक्त परिस्थिति में ये टर्म जो है इसको समझ लेना बहुत आसान। ध्रुव पर 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात कैसे होती है। तो प्रश्न के अनुसार ही जब एक ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है तो ठीक उसके विपरीत ध्रुव पर जो है 6 महीने का रात होता है। जैसे 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं अर्थात विषुवत रेखा से उत्तर की ओर रहते हैं तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और जब तक 6 महीने का दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर तब तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का रात होती है। इसी के उलट जब 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच जब सूर्य विषुवत रेखा से दक्षिण होते हैं तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और इसी की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का रात होता है। इसे हम ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं। के अनुसार हम कम लाइट में एक फोकस लाइट के आधार पर यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच यह विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक सूर्य 3 महीने जाने में और 3 महीने आने में लगाते हैं अर्थात सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में रहने के कारण आप देखिए कि सीधी लाइट लगभग ध्रुव के आसपास पड़ रही है। चारों ओर से यह घूर्णन करने के बावजूद रोटेशन के बावजूद ध्रुव पर पूरा लाइट ही दिखता है। इसीलिए 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन, तो उसी के क्रम में आप देखें कि दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में है तो वहां 6 महीने का रात होता है। अब 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच के समय में जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की अवस्थिति होती है, यह विषुवत रेखा है और यहाँ से मकर रेखा के बीच 3 महीने जाने और 3 महीने आने में सूर्य को 6 महीने तक दक्षिणी गोलार्ध में रहने के क्रम में आप देखिए कि ध्रुव जो है पृथ्वी के घूर्णन के बावजूद स्पष्टतः लाइटेड है। तो यहाँ 6 महीने का दिन, तो उसकी तुलना में उत्तरी ध्रुव अंधेरे में है तो वहां 6 महीने का रात। इसी क्रम में एक अगला प्रश्न आता है कि नॉर्वे पर
मिडनाइट सन भी दिखाई देता है। तो मिडनाइट सन कब दिखाई देता है? जब 21 जून को कर्क रेखा पर, यह जो है विषुवत रेखा है और इसके आसपास कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है और यह जो है नॉर्वे है। तो इस नॉर्वे पर मात्र आधे घंटे के लिए सूर्यास्त होता है, या कह सकते हैं कि लगभग 24 घंटे सूर्य दिखाई देते हैं। इसका मूल कारण है कि इसके सीध में होने के कारण नॉर्वे जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है लाइटेड रहता है। इसीलिए नॉर्वे पर जो है 21 जून को 24 घंटे का सूर्योदय या सूर्य दिखाई देता है।